रिवॉर्ड ज़्यादा रिस्क के मुकाबले, एंड सेकंड वो जो सेक्टर स्पेसिफिकेशन, क्योंकि इस सेक्टर्स के लिए अब मामला उतना सीधा सीधा नहीं रह गया, उस पर आगे और डिटेल में चर्चा करते हैं कि वहां पर कैसे एक रणनीति बनाई जा सकती है। अरुण साहब, बार बार एफआईआईज की बात आ रही है, तो बीच में इनफैक्ट अभी भी आप डोमेस्टिक, बहुत हद तक डोमेस्टिक बाइंग जो हमारे मार्केट्स को संभाल रही थी, लेकिन मार्केट को जो स्टेबिलिटी चाहिए, मार्केट को जो एक पर्टिकुलर दिशा चाहिए, मार्केट को जो एक कंफर्ट लेवल चाहिए, क्या वो हमें एफआईआईज ही दे सकते हैं? विपिन जी, मेरा मानना यह है कि एफआईआई की सेलिंग जब तक ये ट्रम्प की अनसर्टेनिटी रहेगी, ये चलती रहेगी। और मेरा पर्सनल मानना यह है कि ट्रम्प की अनसर्टेनिटी नेक्स्ट 3 महीने में खत्म हो जानी चाहिए, प्राइमरीली बिकॉज अब यूएस का जो डेटा है वो खराब आना शुरू हो गया है। तो जब यूएस का डेटा खराब आ रहा है तो यूएस के इंटरनली काफी प्रेशर बन रहा है। और नेक्स्ट ईयर अगर इलेक्शंस हैं मिड, तो कहीं ना कहीं ट्रम्प या तो स्टिमुलस देगा, और जितने भी बड़े बड़े कंट्री से, चाइना से, इंडिया से, रशिया से जितनी भी ट्रीटीज हैं, टैरिफ हैं, वो मोस्ट ऑफ द इश्यूज विल गेट रिजॉल्व्ड इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। और जैसे ही वो होगा, आप देखेंगे इंडिया का सेंटीमेंट जो मार्केट का है वो काफी इंप्रूव होगा। इन टर्म्स ऑफ सेक्टर रोटेशन अगर आप देखें तो आई थिंक आईपीओ, सप्लाई ऑफ पेपर, आइदर प्रमोटर सेलिंग या कहीं ना कहीं प्राइवेट इक्विटी की सेलिंग काफी ज्यादा रही है। और आईपीओ में अगर आप रिस्पांस देखें तो काफी अच्छा रहा है। अभी जो 2 आईपीओ टाटा कैपिटल और एलजी के हुए, तो इन्वेस्टर सेंटीमेंट कहीं ना कहीं अभी भी अच्छी कंपनियों के लिए है। और अगर आप नंबर ऑफ डील्स फाइनेंशियल सेक्टर में देखें, आरबीएल बैंक, फिर एनबीएफसी को पैसा मिला, फिर स्मार्ट कैपिटल को पैसा मिला, तो कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव है आगे चलते हुए, बिकॉज इतनी फंडिंग मिल रही है। तो और ये लास्ट जो महीना आया अगर आप देखें, क्रेडिट ग्रोथ हैज बीन हायर देन डिपॉजिट रेट, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम चालू हो गया है। और हमारा मानना यह है कि ये जो मोमेंटम है आपको मार्केट में भी नहीं दिख रहा, बिकॉज मार्केट हैव बीन डाउन, काफी लैकलस्टर है। अगले 3 महीने जनवरी से लेके मार्च महीने में दिखेगा। और 26 से लेके 27 का जो ग्रोथ पीरियड है वो कहीं ना कहीं 15-16% आपको अर्निंग्स में दिखेगा, जो कि कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर 26 में मार्केट उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी। और मार्केट्स का सेंटीमेंट और मार्केट्स के इंडिसेस यहां से काफी बेहतर रहेंगे। तो अगले 3 महीने फिर उस लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे। 3 महीने की ऐसी अवधि है कि हम क्लोज टू बजट भी चले जाएंगे, फिर वहां से कुछ डोमेस्टिक चीजें आएंगी। तो फिलहाल देखा जाए, क्रिटिकल होगा ये समय, और क्योंकि काफी कुछ हो रहा है इस बीच, ट्रेड डील के ऊपर कोई अनाउंसमेंट आ जाए या एक और, हालांकि इंडिकेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई सरप्राइज आ जाए फेड से, तो ऐसे में सुनील साहब, अभी आपने भी जिक्र किया आईपीओस का। इस समय एलजी, टाटा, ये बड़े आईपीओस हम देख लिए। अभी हमारी न्यू एज कंपनियों के 2 आईपीओ खुले हुए हैं, तो आईपीओ का भी मार्केट काफी इस समय एक्टिव है। अगर एक नॉर्मल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो क्या वो बाकी की वॉलेटिलिटी से थोड़ा दूर हटे और आईपीओ की तरफ देखे? आपने कहा कि ये एफआईआईज भी बहुत सारा अपना पैसा इसलिए वहां से निकाल रहे हैं कि शायद आईपीओ में लगाना हो। तो एक आम इन्वेस्टर के लिए इस समय क्या प्राइमरी मार्केट भी उसके लिए हो सकता है कि वो देखे? हालांकि मैं यहाँ वैल्यूएशंस की बात नहीं करना चाह रहा कि कौन कितना महंगा, कौन कितना सस्ता और रिकमेंडेशन क्या दे, बट फिर भी एक मोटी राय। नहीं, देखिए, जिस तरह की क्वालिटी आईपीओज आ रही है, जरूर रिटेल निवेशक को उनमें सब्सक्राइब करना चाहिए। एक तो लेंसकार्ट की बात अभी चल रही है, फिर उसके बाद ग्रो जो सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर है, फिर आईप्रू, एएमसी तो टॉप 3 एमसीज में है। तो बड़े बड़े दिग्गज कंपनियों है और इनको अपनी आसानी से आप पोस्ट लिस्टिंग में खरीदना, तो जरूर मैं कहूंगा कि रिटेल निवेशक को ये बड़े बड़े आईपीओ, क्योंकि अच्छी कंपनियां हैं जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मार्केट में आ रही है। देखिए, जो भी है, लेंसकार्ट देखिए तो नई दुकान खोलने की बात कर रही है, ऐसे ऐसे प्रू अपने ब्रांच नेटवर्क को शायद खोलेगी। तो ये एंड यूज ऑफ द पैसा भी आईपीओ का अब देख रहे तो बिजनेस में निवेश के लिए आ रहा है, तो उनकी अलॉटमेंट की रेशियो तो बहुत कम आएगी, बट डेफिनेटली मैं कहूंगा कि उनको ये आईपीओ में सब्सक्रिप्शन के लिए करना चाहिए, क्योंकि आरबीआई ने भी 10 लाख से 25 लाख लिमिट को भी, आईपीओ फाइनेंसिंग का लिमिट भी बैंक्स का बढ़ा दिया। तो जरूर वो उनको सब्सक्राइब करना चाहिए जो होता है, मगर खाली लिस्टिंग गेन के लिए मत कीजिए। ये अच्छी कंपनियां हैं, जो भी आपको मिलता है अलॉटमेंट आप लंबी अवधि के लिए रखिए, बिकॉज ऐसी कंपनियां इंडिया के भविष्य का एक आइडेंटिफिकेशन है।
तो मेरा मानना है कि रिटेल निवेशक को जरूर इन आईपीओ, क्योंकि अच्छी क्वालिटी है, एसएमई आईपीओ उन ध्यान न दे, पर ये दिग्गज कंपनीज जो मार्केट में आ रहे हैं उनमें जरूर वो अप्लाई करे। लक हो गई, अच्छी अलॉटमेंट मिल गई तो उसको लंबी अवधि के लिए रख ले अपने पास एज ए गुड इन्वेस्टमेंट। चलिए, तो ये तो एक बात हो गई कि आपको प्राइमरी मार्केट में पैसा लगाइए, और जैसे कह रहे हैं सुनील जी कि उसके लिए सिर्फ एक आपको लिस्टिंग गेन हो जाए, नहीं, आपको सिर्फ ये कि एक लॉन्ग टर्म बैट के हिसाब से, एक लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से आपको ये काम करना चाहिए, कंपनियों के फंडामेंटल और तौर तरीके देख के। सुनील साहब, इसमें एक और सवाल ये भी, सेक्टर की बात हो रही थी तो धीरे धीरे चलिए उस तरफ भी चलते हैं कि अब अगर इतना तेजी से सेक्टर रोटेशन हो रहा है और आप 3-3 महीने में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी चीज किधर बैठेगी और कौन सी चीज कहां जाएगी, तो फिर क्या आप इवेंट वाइज चलें? मसलन अभी आगे बजट है तो बजट में जो चीजें चलती हैं उनके बारे में अभी से सोचे, या कैसे इसके लिए एक रिटेल इन्वेस्टर इसके लिए अपनी अप्रोच लगाए? देखिए, आपने सवाल में रिटेल इन्वेस्टर का नाम लिया, रिटेल ट्रेडर का नाम नहीं लिया। जो भी आप कह रहे थे वो रिटेल ट्रेडर का काम है कि इवेंट बेस आप घुसे और निकले। एक रिटेल इन्वेस्टर को, जैसे अरुण जी कह रहे थे, ये बहुत अच्छा मौका है खरीदारी करने के लिए, क्योंकि एफआईएस अभी तक वापस नहीं आए और खाली डीआईएस की सेक्टर रोटेशन से मार्केट इधर उधर चल रही है। तो बहुत से अच्छे क्वालिटी कंपनियां अभी भी उस हाई वैल्यूएशन, देखिए बाकी देश के कंपैरिजन में हम महंगे हैं, मगर हमारी फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल क्या केस मैं नहीं मानता हूं कि हम महंगे हैं, क्योंकि नहीं तो डोमेस्टिक डीआईएस को भी कैश रख के बैठना चाहिए। डीआईएस क्यों खरीदारी करे? उनका भी एक वैल्यूएशन का मॉडल और मेथोडोलॉजी होता है, क्योंकि वो 3 से 5 साल की अर्निंग्स ग्रोथ को देखकर निवेश कर रहे हैं। तो रिटेल निवेशक को भी इन डीआईएस को फॉलो करना चाहिए, और उनके पोर्टफोलियो में खाली 2 चीज का याद रखे, एक जहां पे बहुत ज्यादा गिरावट हुआ है और दूसरी जहां पे ग्रोथ की अच्छी एक नमूना दिख रही है। तो गिरावट के हिसाब से मेरे लिए 1 साल का अगर परफॉर्मेंस देखे, उसमें आईटी और रियल्टी ये दोनों बहुत अंडर परफॉर्मिंग रहे, तो जरूर एक कैचअप, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ गई है। देखिए, इंडियन मार्केट में इस प्रकार जिस तरीके से बाजार अभी चलता हुआ नज़र आ रहा है, उससे संकेत तो साफ मिलते हुए नज़र आ रहे हैं कि अभी भी बाज़ारों में तेज़ी बनती हुई नज़र नहीं आ रही। और एक चीज़ तो आप समझ लीजिए कि जब तक एफआईआईज इंडियन मार्केट में लौटेंगे नहीं, कोई बड़ी रैली की शुरुआत भी नहीं हो सकती है। जैसा कि आपने देखा कि कल और परसों 2 दिन में 10,000 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली, और उससे पहले 10,000 करोड़ की बाइंग भी आई। मतलब ये महीना ओवरऑल फिर से नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया है। ये महीने की शुरुआत पॉजिटिव देखने को मिली थी एफआईआईज की तरफ से, लग रहा था कि सेलिंग कम हुई है, बाइंग चालू हुई है, और एक बड़ी बाइंग भी देखने को मिली। वो केवल एक बड़ा ट्रेप देखने को मिला। वहाँ से कई निवेशक तो सोचेंगे कि इंडियन मार्केट में फिर से रैली देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। और फिर से पिछले 2 दिनों में 6,000 करोड़, 3,500, 4,000 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली, जो दर्शाती है कि अभी भी एफआईआईज के आगमन इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को नहीं मिला है। और जब तक एफआईआईज इंडियन मार्केट में लौटेंगे नहीं, तब तक कोई बड़ी रैली की शुरुआत भी इंडियन मार्केट करेगा नहीं, क्योंकि अक्टूबर के महीने से आप देखोगे, अक्टूबर 2025 के महीने से आप देखोगे, अक्टूबर 2024 का महीना जहां से एफआईआईज की सेलिंग शुरुआत हुई थी, वहीं से आप देखोगे तो अब तक 4 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग एफआईआईज कर चुके हैं। और ये आंकड़ा छोटा आंकड़ा नहीं है, उतना ही डीआईआईज ने उससे ज़्यादा माल दबोचा भी है, ख़रीदारी भी की है, क्योंकि उनको इंडियन मार्केट पे बिलीव है। लेकिन एक चीज़ आप समझिए कि एफआईआईज इंडियन मार्केट में एंट्री लेंगे कब? आखिर कब उनको इंडियन मार्केट के वैल्यूएशंस अच्छे लगेंगे? अभी भी इंडियन मार्केट के वैल्यूएशंस ठीक नहीं उनको लग रहे हैं, लेकिन उनको जहाँ पे पैसा बनता हुआ दिखाई देगा वो वहीं पे एंट्री लेंगे। उनको ये मतलब नहीं है कि बाज़ार 23 पे है, 24 पे है या 30,000 पे है। अगर बाज़ार 30,000 पे भी आएगा तो वो अपना पैसा लगाएंगे। उनको अपने पैसे लगाने से मतलब है, ये मतलब नहीं है कि बनेगा कैसे। उनको बस पैसा चाहिए, उसके अलावा मतलब नहीं है कि किन लेवलों पे इंडियन मार्केट है या कोई अदर कंट्री के मार्केट चलते हुए नज़र आ रहे हैं। इंडियन मार्केट से उन्होंने पैसा निकाला तो अमेरिकी बाज़ारों में लगाया, चाइनीज़ बाज़ारों में लगाया, लेकिन अब फिर से इंडियन मार्केट में निवेशक, यदि विदेशी निवेशक आते हैं, एफआईआईज लौटते हैं, तो समझना कि इंडियन मार्केट में फिर होगी एक ज़बरदस्त शुरुआत। क्योंकि अदर कंट्रीज से तुलना करें इंडियन मार्केट की, तो पिछले साल में ज़्यादा कुछ रिटर्न इंडियन मार्केट देता हुआ नज़र नहीं आया है। वहीं अदर कंट्रीज़ में अच्छा खासा रिटर्न जो है मिलता हुआ नज़र आया है। तो इंडियन मार्केट की यही खास बात है कि अदर कंट्रीज जब चलती है तो इंडियन मार्केट में ज़्यादा तेज़ी नहीं होती, लेकिन इंडियन मार्केट जब चलना स्टार्ट होता है तो वो अदर कंट्रीज़ को भी ओवरबीट करता हुआ नज़र आता है। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट किस प्रकार से रहता हुआ नज़र आता है, क्योंकि
फेड की तरफ से जो मीटिंग थी वहाँ पे उन्होंने फिर से ब्याज दरों में कटौती तो की है, लेकिन उसका असर इंडियन मार्केट पे कल कुछ भी देखने को नहीं मिला है। क्वार्टर 2 के नतीजे चालू है, नतीजे अच्छे ही आते हुए दिखाई दे रहे थे। अब नतीजे आएंगे उनमें थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल अभी तक इंडियन मार्केट की स्थिति काफ़ी अच्छी देखने को मिली है रिजल्ट के हिसाब से। उसके अलावा कल का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट था, लेकिन कल गिरावट फिर से देखने को मिली थी। बाजार 26,000 के लेवलों को तो क्रॉस किया था, लेकिन इस प्रकार से क्रॉस करना ही रिटेलर के लिए महंगा पड़ा है, क्योंकि रिटेलर को बाजार फिर से ट्रेप करता हुआ नजर आया है। 26,000 के ऊपर ट्रेप हुआ, 900 के ऊपर ट्रेप हो, और कल भी 25,800 के ऊपर फिर से ट्रेप देखने को मिला। बाजार इस समय 25,700 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अब सोमवार का दिन देखना होगा कि क्या बाजारों में रिवर्सल होता है। बाजारों में यदि गैप अप होते हुए बाजार 25,800 के पार जाए, वहां सस्टेन करे, तो फिर मानेंगे कि इंडियन मार्केट की तरफ से काफ़ी अच्छी रैली वहां से देखने को मिल सकती है, जो बाजारों को 25,950 तक लेकर जा सकती है। और एक बार 25,950 क्रॉस होता है तो वही रेंज 26,000 की फिर से आती हुई नजर आएगी। तो वो एक साइकोलॉजी जोन होगा जहाँ से बाजार को फिर से टाइम लग सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि सपोर्ट जोन किस प्रकार से 25,550, 25,480, 25,500 ये भी अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। तो ये रेंज जो है जब तक है तब तक कोई बड़ी दिक्कत नहीं है इंडियन मार्केट पे। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी यदि फिर से 58,000 का लेवल छूता है, क्रॉस करता है, तो फिर एक बड़ी रैली की शुरुआत फिर से देखने को मिल सकती है। हालांकि ज़्यादा ऑल टाइम हाई से ज़्यादा गिरावट बैंक निफ्टी में भी दिखाई नहीं दे रही है। ऑल टाइम हाई के नज़दीक ही बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है। करीब 1 से 2% की गिरावट ही ऑल टाइम हाई से बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिली है। तो ज़्यादा कुछ दिक्कतें बैंक निफ्टी की तरफ से है नहीं। वैसे एक तरह से देखें तो इंडियन मार्केट काफ़ी अच्छा ही देखने को मिल रहा है। छोटी मोटी गिरावट से ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, थोड़ा बहुत करेक्शन ही हम इसे कह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।